आर्क ट्रेन का जो हॉर्न आप सुनेंगे वो थोड़ा क्या देखो शब्द सुपरपोजिशन केसेस पर इंटरफेरेंस एक्सिस पर है, स्टेशनरी वेव पर बीट फ्रीक्वेंसी कब होता है व्हेन टू साउंड ऑफ सेम एम्पलीट्यूड साहब सेम करा दिए, वेव नंबर सेम बट स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, टू वेव का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा, तो इनके फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगा, तो डेल्टा एफ को कहते हैं अपन F1 माइनस F2 बीट फ्रीक्वेंसी। और बीट फ्रीक्वेंसी असल में क्या होता है मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, देखो होता क्या है कि दो साउंड वेव आया, एम्पलीट्यूड तो दोनों का सेम है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने की कोशिश करेगा, लेकिन बेटा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आ गया, तो हर पार्टिकल का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, और जिस पार्टिकल का ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड देखेंगे वो डिफरेंट होगा, हर टाइम पे चेंज होगा। मान लो यहाँ पे वेव है, तो मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल है, जैसे दो आए, एक ये भी आया और एक ये भी आया, दोनों वेव की एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने की वजह से ये जिस एम्पलीट्यूड ऑसिलेट करेगा, मान एक बार ये ऑसिलेट करेगा, फिर दूसरी बार इस एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा, फिर तीसरी बार इस एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा, फिर इसका जब मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2a, फिर कम एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा, एक बार यहां से यहां तक करेगा, फिर एक बार यहां से यहां तक करेगा, फिर 0 पे आ जाएगा, फिर एक बार ऑसिलेट ही नहीं करेगा, तो वेरिएबल एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा देखो ना, फील करो, जब दो सेम एम्पलीट्यूड का सेम वेव नंबर का साउंड वेव ओवरलैप करता है, तो वहां पे स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी की वजह से हर पार्टिकल वेरिएबल एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करता है। एक बार इसने ऑसिलेट करा इस एम्पलीट्यूड में, एक बार 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 इस एम्पलीट्यूड में, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में एक बार ऑसिलेट करा, फिर दूसरा ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम, तीसरा और कम, चौथा और कम, फिर 0 हो जाएगा। 0 एम्पलीट्यूड से लेकर के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक ऑसिलेशन करने में बहुत सारे ऑसिलेशन होंगे, और ये जो टाइम लगेगा ना उसी को हम कहते हैं, और वो सॉरी वो जो टाइम गैप लगेगा उसी को हम कहते हैं बीट टाइम गैप, और 1/बीट टाइम गैप इज बीट फ्रीक्वेंसी। ये समझने के लिए बाकी ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही बीट फ्रीक्वेंसी होता है, यही कहानी लिखा होगा, यही कहानी लिखा है इनफैक्ट। अब इसके जो सवाल करने होते हैं, सवाल होते हैं बेटा लॉजिकल, सवाल करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा बुद्धि, सवाल करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा बुद्धि, है ना, तो आसान सवाल थोड़ा लेते पहले, इनफैक्ट आसान नहीं भी मुश्किल है। अब जो बीट फ्रीक्वेंसी के सवाल होते हैं, मैं आपके थोड़ा सा कान खड़े करने देना चाहता हूं, ये फिजिक्स है ही नहीं, तो क्या पढ़ाओगे आज। बीट फ्रीक्वेंसी के जो सवाल होते हैं ना वो फिजिक्स का सवाल नहीं है, तो मेरी बात सुन ले ध्यान से, अगर सवाल ना समझ आए, मैं नहीं कहता हूं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं 100 लोगों को पढ़ा रहा हूं, हो सकता है 4 लोग एकदम युगांडा के काली घाटी से आए हैं, उनको जान भी दे दो तो समझ नहीं आएगा, क्या करें आप, बुद्धि नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं तो अकेला आदमी हूं ना, अब बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि सर क्या लगता है आपका जो पढ़ा रहे हो पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा क्या, भाई मैं सिर्फ तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं 20,000 बच्चों को, 15,000 बच्चों को, तो साहब इसमें से सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, किसका होगा, तो जो अच्छे से पढ़ लेगा उसका हो जाएगा, जो सवाल पूछता रहेगा कि क्या लगता है सर दिस इज सफिशिएंट, पढ़ ले, मजाक थोड़ी ना कर रहे थे सर, क्या निकाल के रख दिया। पहली बात कि सिलेक्शन होना और ना होना मेरे पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मैं तो सबको समान ज्ञान बांट रहा हूं। अब तुम्हारे एब्जॉर्बिटी पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कितना एब्जॉर्ब कर पाते हो एग्जाम में, और एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते हो, गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमीटर, गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमीटर, किरचॉफ्स लॉ कहता है, तो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे उतना ज्यादा इमीट करने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब गुड इमीटर हो नहीं होगा वो भी अलग बात है, सीख तो सब कुछ लिया लेकिन कर नहीं पा रहे हैं कुछ एग्जाम में परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ आया कि नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का। बता तो मैं सबको समान ही रहा हूं ना यार, कोई बच्चा कह रहा है, बच्चा मैसेज कर रहा है सर जेईई एडवांस के सवाल में कर रहा हूं, उस मैंने भी उसी बच्चे को सिखाया, आपको भी उसी बच्चे को सिखाया, आप नीट के सवाल कर पा रहे हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है, कुछ नीट के सवाल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ को समझ ही नहीं आ रहा है, तो आप पे रिसीवर पे प्रॉब्लम है भाई,
सोर्स से तो बढ़िया साउंड जा रहा है, अब रिसीवर का एंटीना तो ऐसे घुमा के बैठा है, इधर उधर एंटीना घुमा के बैठा है, यहाँ पे साउंड आ रहा, इंटरैक्ट नहीं कर रहा। तो प्रॉब्लम इंटरैक्शन में, प्रॉब्लम सोर्स में नहीं है। चलेगा। A tuning fork of unknown frequency produce 4 बीट पर सेकेंड। एक ट्यूनिंग फॉर्क है ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता। प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। मतलब एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज। ये किसी दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब मान लो ये ए है, किसी दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क बी के साथ ऑसिलेट करता है, बी साउंड वेव क्रिएट करता है, उसके साथ ऑसिलेट करता है, तो 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा। तो लॉजिकल सी बात है कि दोनों के फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, तभी बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। एक नोन है, दूसरा अननोन है, तो अननोन हो सकता है इसके साथ 4 का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए 4 ज्यादा रहा हो, तो ये हो सकता है 258 हर्ट्ज। ध्यान से सुनना बेटा, यही है प्रोसीजर असल में सॉल्व करने का। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई गणित मैथमेटिक्स नहीं है, ये सिंपल मैथ है, मैथ मेंटल एबिलिटी कहते हैं इसको। ये 250 और 258, ना 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 250 है तो ये 254, सॉरी ये 254 है। अरे यार ये 254 था, आई एम सॉरी, समझाने के चक्कर में डेटा लगती है। 254 हर्ट्ज नोन वाली, और ये 4 बीट प्रोड्यूस कर रहा है दूसरे अननोन से। तो अननोन कितना हो सकता है? दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 250 इससे कम या इससे ज्यादा 258 हर्ट्ज, ये दो पॉसिबिलिटी है। मतलब आंसर इसी दोनों में से कोई होगा। मतलब 254 नहीं होगा, क्योंकि 254 बराबर होगा तो बीट कैसे सुनाई देगा? कांट बी डिटरमाइंड भी गलत है। 250 और 258 देखो इसी दोनों में से एक आंसर होगा। अब क्या होगा इसके लिए दूसरा कंडीशन बताएगा। दूसरा कंडीशन के अनुसार हमें फील करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है? इट्स गिव द सेम नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, सेम नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड व्हेन अननोन ट्यूनिंग फॉर्क लोडेड विद अ वैक्स। अननोन ट्यूनिंग फॉर्क पे अगर तुम वैक्स लगा दोगे, वैक्स मतलब होता है मोम, अगर ये वैक्स लगा दोगे तो ये मोटा हो जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी, शार्पनेस कम हो जाएगा। अगर कभी कभी कहता है ट्यूनिंग फॉर्क को शार्प कर दिया, तो शार्प करने की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और लोडेड विद वैक्स की वजह से फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो दोनों कम होने लगेगा। और कम होने के बाद भी बीट फ्रीक्वेंसी 4 का ही है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? ये 250 से कम होगा, तो 250 से कम होकर हो सकता है सर 246 हो जाए, 240 हो जाए, तो ये 250 से कम जाता जाएगा। तो 254 के रिस्पेक्ट में, इसको तो कुछ नहीं किया है, ऐसे है पहले वाला, इसके रिस्पेक्ट में इसकी डिफरेंस बढ़ेगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए था। लेकिन कह रहा है बीट फ्रीक्वेंसी सेम रह गया, तो कैसे सेम रह सकता है? ये भी कम होगा, तो 258 से कम होकर हो सकता है 254 हो, फिर 250 हो, फिर 246 हो, तो ये कम होते होते ऐसा हो सकता है इतना मोम लगाए कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 254, तो बीट फ्रीक्वेंसी होगा, और मोम लगा दिया तो फ्रीक्वेंसी को 250 और 254 का डिफरेंस कितना होगा? बोलो 4। दोनों केस में 4 का डिफरेंस तभी पॉसिबल हो जाएगा जब 258 आप फ्रीक्वेंसी रहा होगा। अगर 250 लोगे तो ये देखो 254 और ये 250, डिफरेंस कितने का? 4 का। अब इसमें वैक्स लगाया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी, तो डिफरेंस बढ़ेगा, और कभी भी 4 का डिफरेंस नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है ना, ये तो फिक्स्ड है ना, तो ये आंसर होगा। भाई साहब नहीं होता है 90% बच्चों का सवाल ये, क्यों? क्योंकि युगांडा से आए हैं, पता ही नहीं चल, बुद्धि ही नहीं एकदम, कोई फिजिक्स नहीं। अगर तुम सवाल नहीं कर पा रहे हो ना, तो अपनी बुद्धि पे ये दीवार पे 4 बार मारना इसको, क्या पता कुछ सर्किट इधर उधर खराब हो, सही जगह पे घिसक के चला जाए। 4 बार ऐसे ऐसे मारना, भाई सबसे आसान तरीका बता रहा हूं कैसे करते हैं, सुन, फिर करके यहां दिखा रहा हूं। एक ही सवाल को तू वैसे तू दोबारा सुनेगा तो समझ आ जाएगा, अगर एक बार में नहीं आओगा मैं दोबारा बता देता हूं। सुन, एक है नोन 254 हर्ट्ज का फिक्स्ड नॉन ट्यूनिंग फॉर्क है, और 4 बीट प्रोड्यूस करा नॉन ट्यूनिंग फॉर्क का, तो 4 बीट का मतलब हो गया ये 240 या 258, देखो 4 का डिफरेंस। अब वैक्स लगाया नोन पे, तो वैक्स लगाने पे इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी। कई लोग लगा ऐसा तो बहुत आसान है सर, हवा बना रहे थे बस आप, तो इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी 240 से, और घटेगा तो 250 से दूर जाएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। लेकिन वो कह रहे बाद में भी बीट फ्रीक्वेंसी 4 ही सुनाई दी, तो ये भी घटेगा, और 258 से घट के हो सकता है कि 240 से 250 हो जाए, तो अभी भी डिफरेंस 4 का होगा। मतलब ये करेक्ट आंसर, ये रॉन्ग आंसर हो गया। समझ आया बेटा? नेक्स्ट देखिए, a source of frequency v gives 5 beats per second when sounded with a source of frequency 200 hertz। मतलब एक म्यू फ्रीक्वेंसी है, इसको 200 हर्ट्ज के साथ ऑसिलेट करा है,
देखो 200 हर्ट्ज के साथ ऑसिलेट कराया वी को, तो बीट फ्रीक्वेंसी 5 सुनाई दी है। तो इस वी की पॉसिबिलिटी आप बता सकते हैं कितनी होगी? देख सवाल पढ़ो अच्छे से, पहले पॉसिबिलिटी लिखना जरूरी है। अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वी गिव्स 5 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज। 200 हर्ट्ज के साथ जब इसको एक साथ साउंड किया तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 5 का था, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी पहले आराम से लिख लिए। तो इसकी पॉसिबिलिटी होगी 205 एंड 195। इतना तो समझ सकता है ना, बीट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, बीट फ्रीक्वेंसी इज अ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो ये न्यू है और ये 5 बीट है और ये 200 दे दिया, ये 200 दिया और ये 5 बीट दे दिया, तो 5 का डिफरेंस होना चाहिए दोनों में, तो या तो 195 होगा या 205 होगा। तो 195 205 तो 200 गलत, 210 गलत, 195 और 205 ले आंसर लिख ले। तो दो नहीं एक ही होगा, लेकिन तू आगे नहीं सोच पा रहा तो कम से कम तुक्का तो मार ही सकता है बे। दो आंसर गलत कर दिए ना, 2 गलत हो गए, क्योंकि डिफरेंस 5 का होना चाहिए, ये 200 है तो या तो 195 या 200 होगा, चल सॉरी 205 होगा। अब क्या करता है, द सेकंड हार्मोनिक ऑफ फ्रीक्वेंसी 2v। अब इस v को 2v कर दिया, कोई बात नहीं, इस v को 2v कर दिया, तो जब 2v किया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 390 और ये हो जाएगा तुम्हारा 210। 2v की यही वैल्यू होगी, v ये है तो 2v ये होगी, ठीक है 2v कर दिया। सोर्स गिव्स द 10 बीट पर सेकंड व्हेन साउंडेड विद अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज। मतलब अब इसको 420 हर्ट्ज के साथ एक साथ बजाया, तो इसको 420 के साथ बजाओगे तो बीट फ्रीक्वेंसी 10 का आ जाएगा क्या? तो 420 में से अरे 410 सॉरी 410 205 को डबल करोगे तो 4010 आएगा, तो ये 420 ये 410, तो डिफरेंस कितने का आएगा? 10 का। इसके साथ अगर तुम बजाओगे तो ये 420 और 390, 420 अरे दिया है ये 420 में, हवा में नहीं लाया, दिया है ये, इसके साथ 2v को ऑसिलेट कराया है, तो ये 19 वो 390 और 420 डिफरेंस होगा 30 का, तो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे 30। लेकिन बीट फ्रीक्वेंसी उसने कितना बताया सर? बीट फ्रीक्वेंसी उसने बताया है 10, तो 10 में मतलब ये 410 रहा होगा, ये 420 410 वाला आंसर आएगा, और 410 वाला डबल हुआ था, मतलब वो 205 का डबल हुआ था, तो आंसर क्या होगा? 205 आंसर आएगा 205। भाई साहब तोते उड़ गए एकदम सही है बेटा। नेक्स्ट देखिए, tuning forks are arranged in increasing order of frequency in such a way that 2 consecutive tuning fork produce 4 beat per second। 10 tuning fork, total 10 tuning fork है, 10 tuning fork, हर दो के बीच में बीट फ्रीक्वेंसी 4 का है। 4 की बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 4 का है, मतलब मान लो पहले वाला का फ्रीक्वेंसी है कुछ f0, तो दूसरे वाली की फ्रीक्वेंसी होगा f0 प्लस 4, तीसरे वाले की फ्रीक्वेंसी होगा f0 प्लस 8, तो ये ऐड होता जाएगा 4 4 और टोटल है 10। तो 10वें की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये लिखने के लिए बहुत आसान सा लॉजिक यूज करेंगे अपन एपी सीरीज का। वो भी नहीं समझ आ रहा तो ध्यान से सुन, 10th का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो पहले में 4 बार ऐड करेंगे, तो कितनी बार करेंगे सर? 9 टाइम्स। क्यों 9 टाइम्स? क्योंकि एक तो यही हो गया ना, एक बार ऐड किया तो दूसरा मिला, 2 बार ऐड किया 4 को तो तीसरा मिला, तो कितनी टाइम ऐड करेगा? 9 टाइम्स। कितना? 4 4, तो 9 मल्टीप्लाई 4 36 ये होगा। और कह रहा द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस दैट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, f0 का डबल है ये, तो इसको लिख सकते हो 2f0 इज इक्वल टू f0, डबल है ना ये 36, ये इधर आ जाएगा, तो f0 इज इक्वल टू 36, तो 2f0 इज इक्वल टू 72, 36 एंड 72 इज द करेक्ट आंसर। बुद्धि बेटा बुद्धि। नेक्स्ट, अ ट्यूनिंग फॉर्क A and B साउंडेड टुगेदर गिव्स 5 बीट पर सेकंड। देखो कैसे करते हैं, सवाल सुन, सवाल को समझने की पहले कोशिश करो और थोड़ा बुद्धि लगाओ, फिजिक्स नहीं है यहां पे। Two tuning fork A and B sounded together give 5 beat per second. A and B 5 beat per second. If frequency of B is 260, चलो B की फ्रीक्वेंसी उसने बता दी 260 हर्ट्ज। अगर B की फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज है और 5 का डिफरेंस है, तो पक्की बात है 260 है तो ये 5 का डिफरेंस हो जाएगा 255 और 265, 255 265, 250 गलत है, 260 भी गलत है। अरे भाई जब ये 260 है और 5 बीट दे रहा है किसी और के साथ, तो उसका डिफरेंस इससे 5 ज्यादा या 5 कम होगा, बराबर थोड़ी ना होगा, 2 ऑप्शन तो गलत हो ही जाते हैं हमेशा, एक ही झटके में 2 ऑप्शन गलत। अब क्या कह रहा है सुन, आफ्टर अनलोडिंग विद अ विक्स एंड लोडिंग बी विद अ वैक्स। बी कौन है बे? ये तो ए था ना, अननोन ए था, बी का फ्रीक्वेंसी दो। अब बी को वैक्स से लोड किया, किसी को भी वैक्स से लोड कर सकते हैं, पहला सवाल जब हमने किया था तो इसको वैक्स से लोड किया तो दोनों को घटाया था हमने। अब वो कह रहा है बी को वैक्स से लोड किया है तो इस पे वैक्स डाल दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो 260 से हर्ट्ज से कम होकर धीरे धीरे डिक्रीज होगा।
देन बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या होगा, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ, जब ये कम हुआ तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ, मतलब इन दोनों का गैप बढ़ना चाहिए। अब 260 से ये कम कर रहा हूं मैं, तो होगा 258 और 255, डिफरेंस बोल 3 का, और कम करूंगा तो डिफरेंस और कम होगा, और कम होते 250 आएगा तो डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज हुआ ना यार, आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें सोच लेते हैं, इसको कम करोगे तो 260 को कम करोगे तो 258 और ये 265, 265 से 260 का डिफरेंस 5, 258 से 265 का डिफरेंस और ज्यादा होगा। तो यहाँ देखो जैसे ही ये कम हुआ तो 265 से दूर जाएगा तो डिफरेंस बढ़ेगा, और बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस लिखा था, मतलब 265 इज अ करेक्ट आंसर, 255 is not a correct answer. आंसर आ गया साहब। Two source A and B are sounded note of frequency 60 hertz. Sounding notes of two source A and B sounding note of frequency 660 hertz. मतलब A and B दोनों की ही frequency 660 hertz है। A listener moves from A to B. अच्छा, टू सोर्स है बेटा, दो सोर्स है A और B, टू सोर्स है, दोनों की फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज और 660 हर्ट्ज ओरिजिनल, एंड अ लिसनर मूव्स फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ एक लिसनर जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी u. If the speed of a sound is 330 meter per second, then what must be the value of u so that it hear 8 beat per second? इससे जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा कुछ f1 सुनेगा और इसकी वजह से f2 सुनेगा, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 8 बीट आना चाहिए। ये वाला ज्यादा होगा तो f2 माइनस f1 कर लो, इसकी वजह से सुनेगा मान लो ये f2 डैश और ये f2 है, तो f2 माइनस f1 कर लो। तो ये अभी हमने करके दिखाया था आपको, ये करके दिखाया था, मैं वहां पे ले चलता हूं, आपको फील दिला देता हूं कि साहब ये मैंने करके दिखाया था। ये रहा, दो सोर्स है और ऑब्जर्वर एक से दूसरे की तरफ जा रहा है, तो ये बीट फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया था, लेकिन तुम डायरेक्ट मत यूज करना, द्वारा लिख के सॉल्व कर लेना। तो 2v0 f0 बटा v, 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 2v0 f0 बटा v। देख भाई ये आ जाएगा तेरा 2v0 f0 बटा v, vs नहीं ऑब्जर्वर इज इक्वल टू डेल्टा एफ, तो ये 8 इज इक्वल टू 660 मल्टीप्लाई 2 इंटू ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी थी, u निकालना है, और ये आपका प्लस कहाँ स्पीड ऑफ साउंड 330, तो कट गया 2 से यार, 2 to 4, तो u बराबर आ जाएगा आपका 8/4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट याद नहीं रखना, कर लोगे बेटा, 2 लाइन में कर लोगे, कराया है मैंने ये। स्ट्रिंग ऑफ वायलिन इमिट्स अ नोट ऑफ 25 हर्ट्ज एट अ करेक्ट टेंशन। एक स्ट्रिंग है वायलिन, इमिट अ नोट ऑफ, नोट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी 205 हर्ट्ज एट अ करेक्ट टेंशन, ठीक है। द स्ट्रिंग इज टाइटेंड स्लाइटली एंड देन इट प्रोड्यूस 6 बीट इन अ 2 सेकेंड, 6 बीट इन अ 2 सेकेंड। देयर इज, देखो रिटन क्या लिखा है, 6 बीट इन 2 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, जो बीट फ्रीक्वेंसी हम डिफाइन करते हैं वो होता है 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड हो जाएगा 3 बीट, तो 3 बीट फ्रीक्वेंसी आएगा इन 1 सेकेंड। बीट फ्रीक्वेंसी असल में 1 सेकेंड में डिफाइन होता है, 2 सेकेंड का बीट दिया तो 1 सेकेंड का बीट होता है, वही बीट फ्रीक्वेंसी होता है। ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 205 हर्ट्ज। देखो अब मेरी बात सुनो, एक ट्यूनिंग फॉर्क है, वायरिंग का स्ट्रिंग मतलब वो गिटार का वायर, तो एक स्ट्रिंग है, सॉरी ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 205 हर्ट्ज, ये फिक्स है। स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी 205 हर्ट्ज है, तो बताओ बीट फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा, 0। भाई स्ट्रिंग भी तो 205 हर्ट्ज का ही फ्रीक्वेंसी मीट कर रहा था ना, 205 हर्ट्ज करेक्ट टेंशन में, ठीक है, टेंशन टी पे, एट टेंशन टी, एट टेंशन टी कितना सुनाई दे रहा था, 3, ठीक है सर। अब क्या हुआ कि बीट फ्रीक्वेंसी 0, अरे यार सुन मेरी बात, स्टार्टिंग में करेक्ट टेंशन पे 205 और ये भी 205, तो बीट फ्रीक्वेंसी 0। अब टेंशन बढ़ाया तो तुम देख यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बराबर होता है v/n/v/2l, और v होता है तुम्हारा रूट अंडर t/μ। फ्रीक्वेंसी टेंशन, टेंशन बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, पक्की बात है। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो 205 से हो जाएगा 208 या 2010 एंड ऑल। अब इसका डिफरेंस 3 हो जाना चाहिए 1 सेकंड में, बीट फ्रीक्वेंसी 3 या 6 नहीं है, तो डिफरेंस 3 कब होगा, जब ये बढ़ता जाएगा, 205 से बढ़ के 208 होगा कहीं। तो बताओ जब ये बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज टेंशन में सुनाई देगा तो कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, 208, 208 इज द करेक्ट आंसर। मतलब टेंशन बढ़ने फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ेगी और 3 बीट सुनाई दे तो कितनी बड़ी होगी, 208 हो गया, 208 इज आंसर।
अरे यार 205 से बढ़ के 208 तक ही जाएगा ना, 202 थोड़ी ना जाएगा, क्योंकि टेंशन बढ़ने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। और यहाँ पे लॉजिकल सवाल ये था बस कि वो करेक्ट टेंशन भी इतना, हाँ 2 सेकंड की बीट दिया हुआ था, तो 1 सेकंड का बीट हमारे काम करेगा। When tuning fork 1 and 2 are sounded together 4 beat per second heard. Now some tape is attached. Tape उस पे tape लपेट दिया, attached on the prong of the fork 2. When tuning fork are sounded again 6 beat per second are heard. If the frequency of fork 1 is 200 hertz, then what was the original frequency of fork 2? देखो, fork 1 की जो frequency है वो है 200 hertz. फॉर्क 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 200 हर्ट्ज, तो 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ये ऑसिलेट कर रहा। When two tuning fork 1 and 2 are sounded together 4 बीट पर सेकंड सुनाई दे रहा है। कितना बीट पर सेकंड सुनाई दे रहा है? 4 बीट पर सेकंड। पहले ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज बता दी, साउंडेड टुगेदर 4 बीट पर सेकंड आर हर्ट्ज, 4 बीट पर सेकंड सुनाई दे रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज बता दिया 1 का। सुनना, डिफरेंस कितने का है? 4 का, और पहले की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज बतानी। तो 4 का बीट सुनाने के लिए दूसरे ट्यूनिंग हॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? सर इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी? या तो ये 204 होगा, कितने का 4 बीट, या 196 होगा। बताओ तुम्हें समझ आया? अरे एक फ्रीक्वेंसी है 200 और डिफरेंस होना चाहिए 4 का, तो ये तो या तो 196 होगा या 204 होगा। 196 200 तो होगा नहीं, बीट 0 हो जाएगा, 202 नहीं होगा, 204 होगा। देखो अब टेप किस पे लपेटा वो पकड़ो, prong of the fork of 2, दूसरे वाले पे, इस पे टेप लपेटा है। तो टेप लपेटने से भारी हो जाएगा। टेप लपेट दोगे, जैसे मान लो एकदम शार्प है तो बढ़िया ऑसिलेट करेगा, टेप लपेट दोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, टैप से फ्रीक्वेंसी कम होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो 196 से कम जाएगा, तो इसका बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, डिफरेंस बढ़ेगा। ये 204 से कम होगा, तो 204 से कम होगा तो 200 के पास आएगा, 196 से कम होगा तो 200 से दूर जाएगा। 4 beat per second are heard. Now tape is attached to the prong of the fork 2. 2 पे then tuning fork are sounded again 6 beat per second. 6 beat per second उसको सुनाई दिया है, तो 204 से कम होगा तो 200 के पास आएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होगा। और 196 अगर जाएगा तो 196 195 होगा, तो 200 से 5 बीट और कम होगा, 194 200 से 6 बीट, मतलब 196 इज द राइट आंसर। अरे यार डिफरेंस कम ज्यादा नहीं समझता है, सुन मेरी बात, 2 चीज याद रखना, वैक्स डाल दूं ये लपेट दूं फ्रीक्वेंसी कम होगा, शार्प कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, टेंशन बढ़ाऊंगा तो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। पहले क्या था, 2 ट्यूनिंग फॉर्क, मैं एक बार और करता हूं। पहला ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। देखो बेटा जान इसलिए लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा 2-4 बच्चों को दिक्कत हो सकती है, बाकी बच्चे तो बोलेंगे सर खत्म करो, बहुत अच्छा है, समझ आ गया। देखो 200 हर्ट्ज है, लेकिन मैं पढ़ा सबको रहा हूं, एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा हूं जिसको समझ आ गया, 80% को भी समझ आ गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक सबको समझ ना आ जाए तब तक अपन पढ़ाते रहेंगे। तो देखो 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और 4 बीट सुनाई दिया है, तो 4 बीट सुनाई देने के लिए 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो 96 हर्ट्ज होना चाहिए या 204 हर्ट्ज होना चाहिए। अब इस पे मोम लगाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो 96 कम होके इसका गैप बढ़ेगा तो 6 हो गया, मतलब ये आंसर। और 204 को कम करूंगा तो ये पास आएगा, 200 के पास आएगा, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम होगा, डिफरेंस कम होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 196। बहुत आसान है यार। नेक्स्ट देखो, siren emits a sound of frequency 800 hertz, moves away from an observer towards a cliff at a speed of 15 meter per second. सुनो मेरी बात, siren emits a sound of frequency 800 hertz, moves away from observer, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ कहीं, ऑब्जर्वर यहाँ रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स अ क्लिफ एट ए स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, सोर्स 15 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट ऑब्जर्व्ड हियर्स द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ। सुन मेरी बात, यहां से रिफ्लेक्ट होके जो साउंड आया है वो ऑब्जर्वर सुन रहा है, मतलब इमेजिनरी सोर्स यहाँ पे बनाओगे तो इसकी तरफ चल रहा है, बात खत्म। उससे निकाल दो, सवाल ऐसे कर दिए मैंने। अब ये पूछा था AIPMT 15, इसने गड़बड़ कर दी है, आपको पता नहीं चला, मैंने लास्ट ईयर के 10 साल में 15 साल में जितने सवाल आए थे सारे करा दिए, 15 साल में जितने सवाल है सारे करा दिए। ये तो सवाल देख के मुझे अभी याद है 15 का सवाल है, इसमें क्या बोला था, ये सोर्स है साहब, और ये सोर्स इस तरफ जा रहा है VS स्पीड से, ऑब्जर्वर यहाँ पे रेस्ट में, तो इस ऑब्वियस सी बात है, सोर्स की स्पीड अगर VS है, ऑब्जर्वर रेस्ट में, तो इस VS का एक कंपोनेंट आएगा VS cos 60, जो इसकी तरफ है ऑब्जर्वर की तरफ, और ये है VS sin 60। अब मुझे बस इतना बताओ कि सोर्स क्या सुनाना चाहता है? हाँ,
लेकिन कौन सी वेलोसिटी से? तो इस वेलोसिटी से ऑब्जर्वर के पास जाके सुनाना चाहता है तो ये इससे डॉपलर इफेक्ट होगा, इससे डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। तब बोलेंगे इससे डॉपलर इफेक्ट हो ही नहीं रहा, तो फ्रीक्वेंसी यहां पे हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट। ऑब्जर्वर रेस्ट में तो v बटा vs, और सुनाना चाह रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा v माइनस, डिनोमिनेटर माइनस होगा तभी बढ़ेगा vs cos 60। अब आपको vs cos 60 vs की वैल्यू दी हुई है ना, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी ये निकालना है। रियल फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, मैं सारी बातें बता देता हूं। इसको 2 तुम रख दो 19.4 मतलब 200 रख दो। चलो मैं इसका आंसर भी बताता हूं, चलो आंसर बताता हूं, सुनो मेरी बात। एफ नॉट 100 कोई बात नहीं, और ये है वी है 330, चलो 330 और 330 माइनस वी एस आपका हो जाएगा 20 में से 10 घटाओगे तो 10 cos 60 तो हाफ आएगा ना। 330 बटा 330 माइनस 10 मतलब 320। 320 तो थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनेगा 100 से, 100 तो सुनेगा नहीं, 97 तो कम तो सुनेगा नहीं। अब देखना, आप डॉपलर इफेक्ट सवाल करने कितने आसान होते हैं। 100 सुनेगा नहीं क्योंकि अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा, एक्चुअल तो 100 है। कम सुनेगा नहीं क्योंकि ये पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा। और ये 106 103, और ये तुम देखोगे तो ये आएगा तुम्हारा 320, तो ये लगभग होगा 100 मल्टीप्लाई 330 डिवाइडेड बाई 320, मतलब 33/22, जस्ट एक से ज्यादा होगा, मतलब 103 होगा, 106 नहीं होगा। सॉल्व करके देख ले, हो सकता है कि 106 आ जाए, लेकिन मुझे तो लग रहा है यार 33/32, 33/32, तो जस्ट एक से ज्यादा होगा ना यार, नंबर 103 के आसपास ही आएगा। टू साउंड और साउंडेड प्लेस, ये सवाल सारे बच्चे पूछते हैं, तो ध्यान से सुनना अच्छे से। 2 साउंड है, एक का इक्वेशन ये दिया, दूसरे का इक्वेशन ये दिया। एक है 4 sin 600 पाई टी, दूसरा है 5 sin 608 पाई टी। ऑब्जर्व लोकेटेड इन बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कितना बीट सुनाई देगा? 4 बीट, 4 बीट, 8 बीट, 8 बीट, बोलो। तो तुम बोलोगे सर इसका फ्रीक्वेंसी इससे पता चलेगा 608 है, वो 600 है, तो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 8 का, तो गलत है। बीट फ्रीक्वेंसी 8 का नहीं होगा, बताता हूं क्यों। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नहीं लेते अपने, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है, फ्रीक्वेंसी एफ होता है। यहां पे तब देखोगे तो आई 4 sin ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू क्या है सर? ओमेगा 1 ले ली क्या? हाँ, y1 है तो ओमेगा 1 ले लो। तो पहले साउंड वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी मतलब 600 हर्ट्ज, सॉरी 600 पाई, ओमेगा 1। ओमेगा टी होता है ना, टी का जो मल्टीप्लाई उसको ओमेगा बोलते हैं, तो 600 पाई ओमेगा, और ओमेगा 1 की वैल्यू होगी 2 पाई f1 बराबर 600 पाई। तो जब यहां से काटोगे तो पाई से पाई कटेगा, 2 से कटेगा तो 300 आएगा, f1 इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज। और f2 जब निकालोगे यहां से तो ये आ जाएगा तुम्हारा 608, मतलब ये हो जाएगा आपका 304। डिफरेंस कितने का हुआ? 4 बीट का डिफरेंस, 4 बीट का। और मैक्सिमम मिनिमा की इंटेंसिटी आप निकाल सकते हो, एम्पलीट्यूड 5 है और 4 है, तो 9 और 5 में 4 1, तो 81। 4 बीट और 81 का डिफरेंस आ रहा है, 81:1, ये आंसर करेक्ट। पर ये क्या किया आपने भाई, आई मैक्स बाई आई मिनिमम आपको बताया था ना, आई मैक्स बाई आई मिनिमम था a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। समझ में आया बेटा? चलो नेक्स्ट देखते हैं। The vibrating tuning fork produce wave given by this and this number of beat produced per minute. Number of beat produced per minute अभी बता दिया मैंने, ये तो 506 और 500, तो डिफरेंस होगा 3, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड 3 ओनली 3। थैंक यू बच्चों, नहीं बच्चों थैंक यू नहीं, थैंक यू नहीं, थैंक यू नहीं, थैंक यू से तो नफरत है मुझे। तुम्हें तो थैंक यू जब दिख जाता हो ना एकदम खुश हो जाते हो, वाह, तो बहुत देर से लटके पड़े थे, अब समझ आया, भाई गधे हो तुम। काम चोरी करोगे तो जीवन भर संघर्ष करते रहोगे, काम चोरी करते रहोगे। थोड़ा सा बेटा यार समय भी पढ़ लो, जाओ तो 4 सवाल और कम करा दो, मेरे लिए आराम बढ़ेगा, संघर्ष मेरा कम होगा। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं यार संघर्ष, छोटी छोटी चीजें सारा सिखाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं? देख इधर, मान लो एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, यहाँ पे क्लोज ऑर्गन पाइप में रेडियस मान लो r है, तो यहाँ पे एंड करेक्शन होता है। एंड करेक्शन क्या होता है समझना, एंड करेक्शन का मतलब ये है कि जो वेव फॉर्म बनेगा, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, ये थोड़ा सा हवा में ऊपर बन जाता है। क्यों सर ऐसा क्यों बन जाता है? तो ये डिफरेंस आता है थोड़ा सा ना, जो एंटी नोड है वो एक्चुअल लेंथ से ऊपर बन जाएगा, उसका मान लो लेंथ एक्चुअल है l, तो l प्लस ई हो जाएगा। और ई की वैल्यू हमेशा रेडियस जितनी ज्यादा होगी एंड करेक्शन उतना ज्यादा होगा, रेडियस जितना छोटा होगा एंड करेक्शन उतना कम होगा। ई की वैल्यू 0.6 आ रही है, थ्योरेटिकल वैल्यू अपने को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा वो आता है NV/4L।
तो इस 4L को 4L ना लिख के आप लिखेंगे NB बटा 4L प्लस E, बस, और कोई खास बात नहीं, बस इतना आसान। हाँ, अब ओपन ऑर्गन पाइप की बात करोगे तो ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों तरफ से खुला है, तो एक तरफ से थोड़ा ज्यादा जाएगा और दूसरी तरफ से भी थोड़ा ज्यादा जाएगा, तो यहां पे भी एंड करेक्शन E और यहां पे भी एंड करेक्शन E। हालांकि वैल्यू E का तो 0.6 नहीं है, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा NB/2L, और L को लिख सकेंगे आप 2E के बराबर, बस, क्योंकि दोनों तरफ ओपन है। तो ये एंड करेक्शन का कंसेप्ट है। ठीक है बेटा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना ही पड़ेगा। तो बोलोगे सर हम जा रहे हैं, आप पढ़ाओ अकेले, कोई बात नहीं, हमको और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, पढ़िए, पढ़ते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए जब तक आपका नीट का पेपर खत्म नहीं हो जाता। और हर रोज इस तरह से पढ़िए, मेरा कल ही नीट का पेपर है। ध्यान सुनना, ध्यान से और अच्छे से सुनना ये बात, हर दिन इस तरीके से पढ़ो जैसे तुम्हारा कल ही नीट का पेपर हो। जब नीट का पेपर 2 दिन बाद होना होता है या 4 दिन बाद नीट का पेपर होता है, तो पढ़ने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाता है, हाँ कितना पढ़ ले, तो लास्ट में 4 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। लास्ट महीना में ज्यादा पढ़ते हो, लास्ट वीक में ज्यादा पढ़ते हो, हर बार लास्ट में क्यों करते हो बे? लास्ट में क्यों करते हो? अभी करो ना, अभी करो और अभी पढ़ो, और ऐसे पढ़ो कि कल ही तुम्हारा नीट का पेपर है। जिस दिन ये इंटेंशन डेवलप हो जाएगा ना, एकदम ये टेम्परामेंट हाई रहेगा ना कि कल ही नीट का पेपर, ऐसे मान के चलो। और इस पूरे दिन का, जैसे मान लो कि तुम्हारा कभी भी 1 जुलाई 2021 को पेपर है ना, तो तुम 28 जून को कैसे पढ़ रहे होगे बताओ? सर पूरी दुनिया भुला देंगे सर, अरे सर 3 दिन बाद ही पेपर है, हम तो जान लगा के पढ़ रहे होंगे सर। समझ आ रहा है? मान लो वो 1 जुलाई को पेपर है, तो 28 जून को तुम कैसे पढ़ रहे होगे? सर पूरी जान लगा के। हाँ, चीजें मान तू मान ले कल ही तेरा पेपर, आज डेट क्या है मुझे पता ही नहीं, जो भी डेट है, डेट आज क्या है, कुछ फरवरी में चल रहा होगा यार, सच में याद नहीं यार, दिमाग से निकल गया। तो जो भी आज है, मान ले कि 28 फरवरी है आज, सॉरी हाँ याद आ गया, तो मार्च आ गया, कुछ 2 मार्च है आज। तो आज ऐसे पढ़ जैसे 3 मार्च को तेरा पेपर है, एक सेकंड का यूज करो, बस मैं ये कहना चाहता हूं। और पढ़ते समय इतना याद रखना, आज का जो दिन है वो बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। थोड़ा भी बेहतर करोगे तो ये इंप्रूवमेंट है, और ये बेहतर करते चले जाओगे। समझ में आया कि नहीं है? तो हर रोज ऐसे पढ़ो जैसे कल ही तुम्हारा नीट का पेपर है। धन्यवाद।